अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। हम लोग लास्ट क्लास के अंदर सोल ट्रेडर का सवाल कर रहे थे, जिसके अंदर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे थे, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। लास्ट क्लास में हमने ये शेन वाला जो सवाल था, हमने ये वाला सवाल सॉल्व किया था, राइट। ये क्वेश्चन था। आज की क्लास में हम आगे मूव करेंगे और एक नए क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। ये उस सवाल की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट हमने दोनों बना के कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये एक थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। एडजस्टमेंट्स थोड़ी सी जो है वो ज़्यादा है सवाल में। बट अगेन हमने ये बात करी थी कि हम जितने फुल फ्लैज सवाल करेंगे उतना हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है। अब यहाँ पे वो बोलता है भाई, फ्रैंको आप इज इन अ बिजनेस एज अ सोल ट्रेडर। द फॉलोइंग बैलेंसेज वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हिज बुक्स ऑन 31st ऑफ जनवरी 2014। ठीक है जी। अभी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अब अगर आप इसकी इन्फॉर्मेशन देखें तो सबसे पहले बोलता है लैंड एंड बिल्डिंग एट कॉस्ट, तो ये एक नॉन करेंट एसेट है। फिक्शन एंड फिटिंग्स एट कॉस्ट, तो फिक्शन फिटिंग की एक कॉस्ट है और ये भी नॉन करेंट एसेट है। कंप्यूटर इक्विपमेंट एट कॉस्ट 70,000, ये भी एक नॉन करेंट एसेट है और ये इसकी कॉस्ट गिवन है। और उसके बाद फिर उसने आपको कुछ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दी हुई है। लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर जो है आपकी जो बिल्डिंग है वो 20,000 की अब तक डेप्रिशिएट हो चुकी है। फिक्शन एंड फिटिंग्स आपका आपका अब तक 13,500 का डेप्रिशिएट हो चुका है। और कंप्यूटर इक्विपमेंट अब तक इस साल के शुरू में ओपनिंग में अब तक जो डेप्रिशिएट हो चुका था वो 34,000 हो चुका था। तो याद रखिएगा, ये जो आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिए जाते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर, ये इस साल की शुरू की डेप्रिसिएशन होती हैं, यानी कि पिछले तमाम सालों की डेप्रिसिएशन इसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं। इस साल की डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करते हैं। डन। अच्छा जी। अब आगे अगली चीज अगर आप देखें यहाँ पे तो लिखा हुआ है डिस्पोजल अकाउंट, और डिस्पोजल अकाउंट के आगे लिखा हुआ है क्रेडिट। अब याद रखिएगा, ये बड़ा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है बच्चों का। अगर अक्सर जो है ना, ये जो लोग डेप्रिसिएशन पढ़ के आ रहे हैं उनके दिमाग के अंदर ये कॉन्सेप्ट आ जाता है कि यार अगर डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट लिखा हुआ है तो इसका मतलब लॉस ऑन डिस्पोजल होगा। हालांकि ऐसा नहीं होता। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, जो आपका ट्रायल बैलेंस है उसकी दो साइड्स होती हैं। एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड के ऊपर एसेट्स आते हैं, एक्सपेंसेस आते हैं, ड्रॉइंग्स आती हैं। क्रेडिट साइड के ऊपर आपके पास ट्रायल बैलेंस में क्या आता है? इनकम, लायबिलिटीज, कैपिटल एंड प्रोविजंस। अब यहां पे अगर आप नोटिस करें तो लिखा हुआ है डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट, यानी कि जो 500 की अमाउंट है किस साइड पे लिखी हुई है? ऑन द क्रेडिट साइड। अब इसका मतलब क्या है? या तो ये कोई प्रोविजन हो सकता है, या वो कैपिटल हो सकता है, या लायबिलिटी हो सकती है, या इनकम हो सकती है। तो डिस्पोजल करते हुए तो आपको दो ही काम होते हैं, या तो एक्सपेंस होता है या फिर इनकम होती है, या तो गेन ऑन डिस्पोजल होता है या लॉस ऑन डिस्पोजल होता है। तो अगर क्रेडिट लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्रेडिट साइड के ऊपर ये किस चीज में फॉल करेगा? इनकम्स के अंदर फॉल करेगा। तो याद रखिएगा, दिस इज गेन। यहां पे मैं आगे अब लिख भी देता हूं, गेन ऑन डिस्पोजल। क्लियर हो गया? अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक और कॉन्सेप्ट भी आ रहा होता है इस चीज को लेके, सर हम जब डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं तो डिस्पोजल अकाउंट बनाते हुए जब हमारा बैलेंस इनकम स्टेटमेंट का क्रेडिट साइड के ऊपर आता है तो ये लॉस होता है। ये तो लॉस होता है। कुछ लोगों के दिमाग में ये वाला कॉन्सेप्ट भी चलता है। ठीक है। तो अब इस बारे में भी बात कर लेते हैं। बेटा याद रखिएगा, इधर लॉस होता है, मैं एक्स एक्स क्यों लिख रहा हूं? लॉस। याद रखिएगा, ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल क्लियर है कि क्रेडिट साइड के ऊपर अगर इनकम साइड की वैल्यू आ रही है तो ये लॉस है। लेकिन याद रखें, जब भी ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है तो उसके अंदर सीडी बैलेंसेस नहीं बल्कि जो बीडी बन रहे होते हैं, डेबिट साइड पे बन रहे होते हैं, वो बैलेंसेस रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो इसका मतलब तो आपका डिस्पोजल अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड होती है ये चीज। बात समझे? तो ये कॉन्सेप्ट है एक, तो इसको थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। लेकिन इसका सबसे आसान कॉन्सेप्ट जो मुझे लगता है बच्चों को फौरन समझ आ जाएगा वो ऐसा आएगा, डिस्पोजल अकाउंट डेबिट लिखा है तो एक्सपेंस है, और क्रेडिट लिखा है तो इनकम है, क्योंकि क्रेडिट साइड पे इनकम्स होती हैं और डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस होते हैं ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है। आगे आ जाए। आगे वो बोलता है कि यार आपने एक लोन लिया हुआ है, ठीक है, और वो जो आपका बैंक लोन है वो है 1 लाख रुपए का, मान ली ये बात। उसके बाद आगे बोलता है आपके बैंक के अंदर पैसे पड़े हुए हैं 17,430 डेबिट, यानी कि कुछ पॉजिटिव अमाउंट है। बोलता है ट्रेड रिसीवेबल्स आपके पास 45,000 के हैं, ट्रेड पेबल्स आपके पास 37,650 के हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको गिवन है। अब याद रखिएगा, जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होता है ये कौन सा होता है? ओपनिंग होता है। जो भी प्रोविजन ट्रायल बैलेंस में गिवन होते हैं ये भी सारे ओपनिंग थे, साल के शुरू के। इस साल की क्लोजिंग बैलेंसेस आप खुद कैलकुलेट करोगे। अच्छा जी। फिर उसके बाद आपको आगे आ जाओ तो आगे बोला हुआ है रेवेन्यू, यानी कि सेल्स। सेल्स आपकी ये रही। फिर उसके बाद आपको दी हुई है परचेजेस, वो ये रही। फिर आपको दिया हुआ है रिटर्न इनवर्ड्स यानी कि सेल रिटर्न, फिर रिटर्न आउटवर्ड्स यानी कि परचेज रिटर्न। फिर उसके बाद आपको ओपनिंग इन्वेंटरी दी हुई है, फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिया हुआ है, फिर आपको इंश्योरेंस दिया हुआ है, फिर आपको हीट एंड लाइट दिया हुआ है, फिर आपको वेजेस एंड सैलरीज दिया हुआ है, उसके बाद फिर आपको मार्केटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, फिर उसके बाद आपको जनरल एक्सपेंस दिया हुआ है, फिर आपको कमीशन रिसीवेबल दिया हुआ है। अब ये कमीशन रिसीव का मतलब क्या है? ये कमीशन इनकम है आपकी। फिर आपको कुछ ड्रॉइंग्स दी हुई हैं, और फिर आपको कुछ कैपिटल दिया हुआ है। तो अब हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे सारी चीजें देख ली कि यार कौन कौन सी चीजें इसके अंदर जो इनकम स्टेटमेंट में जाने वाली हैं वो इनकम या एक्सपेंसेस ही हैं, या फिर आपकी जो ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है वो भी
इनकम स्टेटमेंट में जाती है, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंटरी इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों में जाती थी। वो तो नीचे जाके आपको पता लगती है। बाकी जितनी भी ब्लू वाली चीजें हैं, या तो ये आपके एसेट्स हैं, लायबिलिटीज हैं, या फिर आपका कैपिटल है, या फिर प्रोविजन है, राइट। अच्छा जी, आगे आ जाए। अब आगे बढ़ते हैं। सवाल को बोलता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अब मजीद कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है एग्जामिनर, इसकी इन्फॉर्मेशन को देखिएगा। सबसे पहले बोलता है नंबर 1, इन्वेंट्री वाज वैल्यूड एट 15,600। अब ये आपकी कौन सी इन्वेंट्री है? ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री के साथ आप क्या करेंगे सर? इसके साथ दो ट्रीटमेंट करेंगे। एक तो हम क्लोजिंग इन्वेंटरी को रिकॉर्ड करेंगे अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर बनाते हुए, जब हम कॉस्ट ऑफ सेल्स का सेक्शन बना रहे होंगे, और इसी तरीके से बैलेंस शीट के अंदर रिकॉर्ड करेंगे जब हम अपने करंट एसेट्स का सेक्शन बना रहे होंगे। डन। उसके बाद आ गया तो अगली एडजस्टमेंट में क्या बोलता है? नंबर 2, वेजेस एंड सैलरीज इंक्लूड आ 15,000 ड्रॉइंग्स बाय फ्रैंको। बोलता है जो तुम्हारी वेजेस एंड सैलरीज है ना, ऊपर आके देखो, ये जो तुम्हारी वेजेस एंड सैलरीज है ना 69,500 की, इस 69,500 के अंदर 15,000 की ड्राइंग्स की वैल्यू है जो फ्रैंको ने इसके अंदर इंक्लूड कर दी है। हालांकि ड्राइंग्स जब ओनर करता है तो उसकी ड्राइंग्स में रिकॉर्ड होनी चाहिए वो चीज, ना कि उसको वेजेस एंड सैलरीज में रिकॉर्ड कर दिया जाए। तो इसने एक गलती करी हुई है। तो इसकी आप करेक्शन कैसे करोगे? इसकी करेक्शन बड़ी सिंपल है कि वेजेस एंड सैलरीज में से 15,000 रुपए निकाल दिए जाएंगे। वेजेस एंड सैलरीज में से 15,000 रुपए निकाल दो, और उस 15,000 रुपए को ले जाके ऐड कर दो ड्राइंग्स के अंदर, क्योंकि ये इसकी ड्राइंग्स थी, वेजेस एंड सैलरी एक्सपेंस नहीं था। क्लियर हो गई बात? तो अब ये आप लोगों ने पहली एडजस्टमेंट देखी, दूसरी एडजस्टमेंट देखी। तो दूसरी एडजस्टमेंट सिंपल थी कि वेजेस एंड सैलरी के अंदर आपने 15,000 इंक्लूड करा हुआ है जो कि ड्राइंग्स थी फ्रैंको की। तो वेजेस एंड सैलरी से 15,000 निकाला, ड्राइंग्स के अंदर 15,000 ऐड कर दिया। कितना आसान करा हमने काम। आगे सुनो। आगे वो बोलता है मार्केटिंग एक्सपेंस। अब बोलता है जो तुम्हें मार्केटिंग एक्सपेंस दिए मैंने, उसमें से 6750 के क्या है? प्रीपेड है। अब अगर आप ऊपर आके देखें तो मार्केटिंग एक्सपेंस आपको नजर आ रहा हो। मार्केटिंग एक्सपेंस को अगर आप देखें तो ये रहे मार्केटिंग एक्सपेंस, और बोलता है इसमें से कितना प्रीपेड है। प्रीपेड का मतलब आपने एक्स्ट्रा पे किया हुआ है, नेक्स्ट ईयर फॉलोइंग ईयर की अमाउंट पे करी हुई है। कितनी पे करी हुई है? वो आपने पे करी हुई है 6750 की। तो याद रखिएगा, 6750 इस साल का खर्चा नहीं है, तो यहां से आप माइनस कर दें, ये नेक्स्ट ईयर का खर्चा है। याद रखिएगा जो 6750 है ये आपका एक प्रीपेड एक्सपेंस है। तो प्रीपेड एक्सपेंस एक तो इनकम स्टेटमेंट में जाके माइनस हो जाएगा, और दूसरा जब आप अपनी बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो बैलेंस शीट बनाते हुए इसको आप अपने करंट एसेट्स में अदर रिसीवेबल्स के नाम से रिकॉर्ड कर लेंगे। क्लियर हो गई बात? फिर उसके बाद आगे आ जाए तो अगली चीज बोलता है नो इंटरेस्ट हैड बीन पेड ऑन बैंक लोन। बोलता है जो तुम्हारा बैंक लोन है ना, उसका कोई इंटरेस्ट पे नहीं हुआ हुआ। अच्छा, मैं तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, जो थोड़ा सा पढ़ने वाले बच्चे हैं, या जो बच्चे थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, तो उनको उनसे मैं एक सिंपल सवाल पूछूंगा कि यार मुझे ये बताओ कि क्या यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में कहीं पे भी लिखा हुआ था बैंक लोन इंटरेस्ट पेड या बैंक इंटरेस्ट पेड? कहीं लिखा हुआ है? अगर आप गौर से देखें तो क्या आपको कहीं नजर आ रहा है बैंक इंटरेस्ट पेड? किसी को नजर आ रहा है? नहीं सर, नहीं नजर आ रहा। इसका मतलब अगर ट्रायल बैलेंस में कोई बैंक इंटरेस्ट पेड ना लिखा हुआ हो, बैंक इंटरेस्ट ना लिखा हुआ हो, इसका मतलब आपने अभी तक कोई इंटरेस्ट पे किया नहीं है। बाय डिफॉल्ट बात होती है। अगर ये बात एग्जामिनर ना भी लिखता, मैं तब भी इस ट्रीटमेंट को या इस एडजस्टमेंट को सॉल्व करता। बात समझ आई? क्योंकि लोन इंटरेस्ट ना पे करना तुम्हारे ऊपर एक लायबिलिटी बन जाएगी। सोचो, तुम्हारा लोन बनता कितना है? तुमने लोन लिया हुआ है कितने का? लाख रुपए का। उसके ऊपर तुम इंटरेस्ट कितना पे करते हो? सर इसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे करते हैं 8% का। बात समझ आई? तो अब आप लोग क्या करें, लाख रुपए पे 8% लगा दीजिए, तो ये वैसे तो ये 8,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8,000। ये 8,000 आपका क्या है? ये 8,000 रुपए आपका लोन इंटरेस्ट है, यानी कि ये जो आपने बैंक लोन लिया हुआ है उसका ये इंटरेस्ट है। अब सवाल ये उठता है कि ये कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? सर इसको इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन दूसरी एडजस्टमेंट्स की क्या होगी? दूसरी कहाँ पे जगह पे जाके ये रिकॉर्ड होगा? पहली जगह तो तुमने बता दी कि इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंसेस में लिख लें। सर ये 8,000 रुपए आपने पे करने थे बैंक को, लेकिन आपने अभी तक पे नहीं करे। इसका मतलब ये 8,000 रुपए आपके ऊपर ड्यू है। तो इसका मतलब सर आप जब अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट बनाते हुए इसको अपनी करंट लायबिलिटीज के अंदर भी रिकॉर्ड कर लीजिएगा। वेरी गुड। इसको कहाँ रिकॉर्ड कर लीजिएगा? करंट लायबिलिटीज के अंदर रिकॉर्ड कर लीजिएगा। कहाँ रिकॉर्ड कर लीजिएगा? करंट लायबिलिटीज के अंदर रिकॉर्ड कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है। ये आपके ऊपर एक उधार चढ़ चुका है बैंक का, क्योंकि लोन लिया हुआ आपको टाइम हो चुका है, साल गुजर चुका है। तो इस साल का लोन इंटरेस्ट 8,000 रुपए बनता है। ये 8,000 एक्सपेंस तो बन गया, तो आप इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंस तो रिकॉर्ड कर लेंगे, लेकिन आपने एक्सपेंस अभी तक पे नहीं किया है। देयरफॉर आप इसको एक अपनी करंट लायबिलिटी बना देंगे, तो इसको आप करंट लायबिलिटीज में रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है। उसके बाद आगे आ जाए अगली एडजस्टमेंट। बोलता है जो आपका कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर इक्विपमेंट कॉस्टिंग 8,000 रुपए वॉज परचेज बाय चेक ऑन 25 जनवरी 2014। नो एंट्री हैड बीन मेड इन द बुक्स। बोलता है कि भाई तुमने एक कंप्यूटर खरीदा, 8,000 रुपए का कंप्यूटर खरीदा, चेक देके खरीदा। हाँ। और जब ये तुमने कंप्यूटर 8,000 रुपए का चेक देके खरीदा, तुमने इसको अपनी बुक्स के अंदर रिकॉर्ड ही नहीं किया।
तुमने अपनी बुक्स के अंदर इसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो अब तुम कैसे रिकॉर्ड करोगे भाई? 8,000 का कंप्यूटर है तो तुम इसको एडजस्ट कैसे करोगे? कंप्यूटर की जो कॉस्ट है, ये देखो ऊपर, कंप्यूटर की जो कॉस्ट है, इसके अंदर क्या कर दो, 8,000 रुपये ले जाके ऐड कर दो, यानी कि कंप्यूटर की अब कॉस्ट कितनी बन जाएगी? 78,000 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी? 78,000 बन जाएगी। और ये पैसा तुमने बैंक से पे किया है, तो बैंक में से क्या कर दो, 8,000 रुपये माइनस कर दो, तो तुम्हारे पास बैंक की वैल्यू कितनी बन जाएगी? पहले कितनी है? 173 थ्री नहीं 430 माइनस 8,000, तो ये आ जाएगी आपके पास 9430। बात समझ रहे हैं? ये आपने इस तरीके से एडजस्ट करना है। तो सर अब इसका मतलब ये हो गया कि जब हम अपने कंप्यूटर को डेप्रिशिएट करेंगे, तो डेप्रिशिएट करते हुए हम कंप्यूटर की वैल्यू 70,000 नहीं बल्कि 78,000 यूज करेंगे। हाँ, क्योंकि ये एक और भी तो कंप्यूटर तुम्हारे पास आया है ना 8,000 वाला, तो क्या इसको डेप्रिशिएट नहीं करोगे मेरा बेटा? तो दोनों को डेप्रिशिएट करोगे मिला के। जो पहले से कंप्यूटर थे 70,000 के, और जो नया खरीद लिया 8,000 का, तो 78,000 पे हम जाके डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। वो आगे जाके देखेंगे आरबीए में, एसएलएम में, बट वी विल यूज 78,000 नाउ। क्लियर? तो 78,000 कैसे बना? 8,000 इधर ऐड कर दिया और बैंक में से 8,000 माइनस कर दिया। सर बैंक में से क्यों माइनस करा? क्योंकि बेटा उसने क्या बोला था कि ये जो आपने परचेज करा है ये किससे करा है? बाय चेक। तो पैसा कहां से कम हुआ होगा? बैंक अकाउंट से कम हुआ होगा। क्लियर? आगे आ जाए, अगली एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आते हैं। ये नेक्स्ट एडजस्टमेंट को अगर आप देखें तो बोलता है डेप्रिसिएशन पॉलिसी। अब डेप्रिसिएशन पॉलिसी क्या दे रहा है? नंबर वन, बिल्डिंग इज डेप्रिशिएटेड 2% पर एनम यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। लैंड एंड बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ लैंड 50,000 एंड बिल्डिंग कॉस्ट 1,00,000 रुपए, नो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन लैंड। उसने बड़ी सिंपल सी बात कर दी। उसने बोला कि यार जो तुम्हारी बिल्डिंग है ना, उस बिल्डिंग के ऊपर हम 2% का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, और तुम्हारी जो लैंड एंड बिल्डिंग है ना, वो टोटल तुम्हें दी हुई है मिला के ट्रायल बैलेंस के अंदर 1,50,000 रुपए की। दिख रही है आप लोगों को? 150,000 की। कितने की? 150,000 की। बोलता है इस 150,000 में से 50,000 लैंड है और 100,000 बिल्डिंग है, और बोलता है लैंड के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं होगी। एंड वी नो दैट कि लैंड हमेशा एप्रिशिएट होती है, वो डेप्रिशिएट तो होती नहीं है। तो हम बिल्डिंग के ऊपर 2% की परसेंटेज लगा के डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो आ जाए लैंड एंड बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो यहां पे हम पहले इसको आपको समझाने के लिए लिख देते हैं कि इस 1,50,000 में से बेटा कुछ हिस्सा, इस 1,50,000 में से कुछ हिस्सा यानी कि 50,000 लैंड है, और ये चलो 50,000 इधर नहीं, इधर लिखते हैं। 50,000 की लैंड है और 100,000 का बिल्डिंग है, और आपने डेप्रिशिएट किसको करना है? बिल्डिंग को। तो इसके ऊपर कितना परसेंट लगाएंगे? 2%। तो डेप्रिसिएशन कितना आएगा बिल्डिंग का? 2,000। सिंपल, ये डेप्रिसिएशन आ गई आपके पास। कितना आसान सा काम है। ये आपके पास क्या आ गई? डेप्रिसिएशन। तो अब याद रखिएगा कि आप इस डेप्रिसिएशन को कहां रिकॉर्ड करेंगे? अपनी इनकम स्टेटमेंट के अंदर, बिल्डिंग की। और जब बैलेंस शीट बना रहे होंगे तो फिर वहां पे 2,000 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अंदर ऐड करके 22,000 का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर देंगे बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है सर, ये तो बड़ी आसान सी एडजस्टमेंट थी। आगे बताएं, अगली सुने। बोलता है फिक्सेस जो है ना तुम्हारे, वो 15% से डेप्रिशिएट करते हो आप स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि यार आपने एसएलएम यूज करना है कितने परसेंट का? 15% का। और उससे आप क्या चीज कैलकुलेट कर जाएंगे? फिक्स एंड फिटिंग्स की डेप्रिसिएशन। तो अब आप ऊपर आगे देखें आपके फिक्स एंड फिटिंग्स हैं कितने के? सर फिक्स एंड फिटिंग्स हैं हमारे 30,000 के। तो यहाँ पे आप लिखें 30,000, और इसके ऊपर आप लगा दें कितना परसेंट? 15%। तो इसकी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लगाते हैं 30,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100। तो ये कितना आ गया? 4,500। तो इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आई? 4,500 डेप्रिसिएशन आ गई। किसकी आ गई है? ये आपके पास आ गई फिक्स एंड फिटिंग की डेप्रिसिएशन। कहाँ रिकॉर्ड करोगे? इनकम स्टेटमेंट के अंदर रिकॉर्ड करोगे। और याद रखिएगा जब बैलेंस शीट के अंदर फिक्स एंड फिटिंग्स रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो 13,500 जो कि पहले से डेप्रिशिएट हुआ हुआ था एसेट, उसमें 4,500 और ऐड करके बैलेंस शीट में टोटल वैल्यू ले जाएंगे 13,500 प्लस 4,500 यानी कि 4,500। सो इट विल बी 18,000। क्लियर? बात समझ आई? अब उसके बाद अगली चीज, नेक्स्ट नॉन करंट एसेट जो है आपके पास, वो कंप्यूटर है। कंप्यूटर के बारे में देखो क्या बोलता है। बोलता है जो तुम्हारा कंप्यूटर है ना, उसको 25% से डेप्रिशिएट करना है यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। कोई मसले की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका कंप्यूटर है, मैं अलग कलर से सॉल्व कर रहा हूं कंप्यूटर को। कंप्यूटर की जो कॉस्ट है वो कितनी हो चुकी थी? 78,000। ये बात तो सबको समझ आ गई थी कि कंप्यूटर की जो कॉस्ट है वो कितनी हो चुकी थी?
8,000 हो चुकी थी क्योंकि 70,000 का कंप्यूटर था जिसमें 8,000 का हमने और खरीदा था, वो हमने अपने पास रिकॉर्ड नहीं किया हुआ था। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को आपस में ऐड करके 78,000 ले आऊंगा, तो ये मेरे पास कॉस्ट आ गई। लेकिन मुझे ये बात पता है कि जब मैं RBM अप्लाई करूंगा तो मुझे कॉस्ट नहीं बल्कि क्या चाहिए, नेटबुक वैल्यू, और उसके ऊपर मैं क्या करूंगा, रेट यानी कि परसेंटेज चार्ज करूंगा, जिससे मेरे पास आ क्या जाएगा, एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगी। बेटा ऐसे ही होता है। तो अब मैं नेटबुक वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, जो भी मेरे पास कॉस्ट है उसमें से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है, 34,000 का है, तो यहां पे उठा के 34,000 पहले क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। डन। और उसके बाद फिर मेरे पास एक नेटबुक वैल्यू आ जाएगी, तो 78,000 माइनस 34,000, so it is 44,000 now. The netbook value is 44,000 and I will charge 25% on the netbook value. Why 25%? Because इसने यहाँ पे एडजस्टमेंट में बोला था कि जो आपका कंप्यूटर है वो 25% से डेप्रिशिएट होता है यूजिंग डिमिनिशिंग या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्लियर हो गई बात। तो अब आ जाए यहाँ पे, सॉरी, अब आ जाए यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। 44,000 का 25 डिवाइडेड बाय 100, सो इट इज 11,000। कितना डेप्रिसिएशन आया, 11,000। यानी कि अब तक मैं तीन नो एसेट्स की डेप्रिसिएशन निकाल चुका। ये रही कंप्यूटर की, ये रही बिल्डिंग की, और ये रहा आपका मेरे ख्याल से ये फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स था, या जो भी था ये फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स था। तीनों डेप्रिसिएशन में निकाल चुका। अब बैलेंस शीट के अंदर कंप्यूटर से रिलेटेड प्रोविजन कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो भाई उसके अंदर इस साल की डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड कर देंगे जो कि 11,000 है। तो टोटल कितना जाएगा, 34 इसके अंदर ऐड कर लें, 34,000। सो ये 45,000 का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तुम्हारी बैलेंस शीट में चला जाएगा। किससे रिलेटेड, तुम्हारे कंप्यूटर से रिलेटेड। क्लियर हो गई बात। अच्छा जी, अब आगे सुने। वंस हमने ये सारा काम कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। अगली एडजस्टमेंट क्या बोलता है, नंबर 7, ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ 3,000 वर कंसिडर्ड इररिकवरेबल। अब उसने क्या बोला कि भाई 3,000 रुपए के तुम्हारे बेडेड हो गए। तो इसका मतलब जब मैं अपने एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ इनकम स्टेटमेंट में, तो वहां पे मैं क्या करूंगा, एक बेड डेट रिकॉर्ड करूंगा। बेड डेट कितने का रिकॉर्ड करूंगा, 3,000 रुपए का। और याद रखिएगा बेडेड होने की वजह से तुम्हारा ट्रेड रिसीवेबल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऊपर आगे देखो तुम्हारे ट्रेड रिसीवेबल्स दिए हुए 45,000 के, इसमें से क्या कर दो, 3,000 माइनस कर दो। तो अब तुम्हारे पास जो रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स बचेंगे वो कितने बचेंगे, रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स बचेंगे 42,000 के। तो बैलेंस शीट में तुम्हारे ट्रेड रिसीवेबल्स अब कितने से शो होंगे, 42,000 के, क्योंकि 3,000 के क्या हो गए, बेड डेट हो गए। लेकिन एक बात याद रखना, अगर बेड डेट ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ होता पहले से, लेट सपोज यहां पे ऐसे बेड डेट पहले से लिखा हुआ होता सवाल के अंदर, तब मैं इस ट्रेड रिसीवेबल में से वो माइनस नहीं करता। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी एडजस्टेड होता। लेकिन अगर कोई एडजस्टमेंट में बेड डेट दिया हुआ होगा तो उसको आप अपनी इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करेंगे, और उसका दूसरा इंपैक्ट ये होगा कि वो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स को क्या कर देगा, कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा। क्लियर हो गई। ये दो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स हैं। अगर बेड डेट ट्रायल बैलेंस में होता तो फिर मैं इधर से माइनस नहीं करता, डायरेक्ट बेड डेट को उठाता, इनकम स्टेटमेंट में लिख देता, क्योंकि वो इसमें से इस वैल्यू में से पहले से एडजस्ट हुआ होता। लेकिन अगर बेड डेट एडजस्टमेंट में गिवन है, यानी कि नीचे यहां पे एडजस्टमेंट्स के अंदर एडिशन इन्फॉर्मेशन के अंदर गिवन है, तो मैं यहाँ पे एक बेड डेट रिकॉर्ड करूंगा जो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, और ट्रेड रिसीवेबल में से 45,000 में से 3,000 माइनस करूंगा, क्योंकि इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आगे देखो तो क्या बोलता है वो, आगे बोलता है अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑफ 5% इज टू बी मेंटेन, और बोलता है फिर बाकी का प्रोविजन लगा दीजिएगा 5% का। तो भाई प्रोविजन कैसे लगेगा, भाई तुम्हारे ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के हो गए, 42,000 के हो गए। इस 42,000 पे पहले तो तुम 5% लगाओ, और ये देखो तुम्हारा करंट ईयर का प्रोविजन कितना आ रहा है। तो भाई 42,000 पे 5%, तो ये आपके पास आ गया 2,100। यानी कि इस साल जो तुम्हारी बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजन जाएगा वो कितना जाएगा, 2,100 जाएगा। बैलेंस शीट में जो इस साल प्रोविजन जाएगा वो कितना जाएगा, 2,100 जाएगा। लेकिन इनकम स्टेटमेंट में तुम्हें ये देखना होता है कि प्रोविजन इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। तो ये जो तुम्हारा प्रोविजन आया है ना, ये क्लोजिंग प्रोविजन आ गया, इसको तुम कंपेयर करोगे अपने ओपनिंग प्रोविजन से। तुम्हारा ओपनिंग प्रोविजन कितना है, सर हमारा जो ओपनिंग प्रोविजन है, या इसको हम लास्ट ईयर का प्रोविजन भी कह सकते हैं, हमारा लास्ट ईयर का प्रोविजन है सर 1,400, और हमारे करंट ईयर का जो प्रोविजन आया है वो 2,100 आया है। तो 2,100 में से माइनस करो 1,400, तो तुम्हारा प्रोविजन बढ़ गया या कम हो गया, सर हमारा प्रोविजन इंक्रीज हो गया है, कितने से, 700 से। तो आप इसको अपनी इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड कर लीजिएगा। क्लियर, बात समझ आई। इस तरीके से आपने पूरी ट्रीटमेंट्स करनी है। तो अब ये हम लोगों ने सारी एडजस्टमेंट्स करी हैं, आप लोग मेरे साथ साथ आई होप के करते गए होंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज ना हो तो ये कंप्यूटर की डेप्रिसिएशन है, ये वाली जो हमने निकाली है बिल्डिंग की है, और ये जो हमने निकाली है फिक्चर्स एंड फिटिंग्स की है। ठीक हो गया, क्लियर।
डन। अब हम लोगों ने क्या करना है? अब हम लोगों ने वही सेम काम करना है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है और बैलेंस शीट बनानी है। अब असल काम तो हम सारा कर चुके हैं, हमें तो पता है कौन सी चीज कहाँ पे जाएगी, उसको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, एंड दैट्स इट। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम अपनी बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अच्छा, अब जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करेंगे इस सवाल की, तो इस सवाल के अंदर इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग अगर नोटिस करें यहाँ पे, तो आपको रेवेन्यू गिवन है। रेवेन्यू मतलब सेल्स गिवन है कितने का? 362,500 का। लेकिन इसके साथ साथ याद रखिएगा कुछ रिटर्न इनवर्ड्स भी गिवन है, यानी कि सेल्स रिटर्न भी गिवन है, तो ये भी आप रिकॉर्ड करेंगे साथ में ही। तो जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, तो इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए सबसे पहले तो हम लोग अपनी सेल्स रिकॉर्ड करेंगे, वो कितनी है? 362,500 की। इसमें से हम लेस करेंगे क्या चीज? जो हमारा सेल्स रिटर्न है। तो हमारा सेल रिटर्न कितने का गिवन था सवाल के अंदर? अगर आप लोग आके सवाल में देखें, तो आपका जो सेल्स रिटर्न था वो था रिटर्न इनवर्ड 7200 का। तो 7200 यहाँ पे ले जाके हम माइनस कर देंगे, और उसके बाद आपके पास नेट सेल आ जाएंगी 355,300 की। दैट्स इट। अब आप लोगों ने वंस ये काम कर लिया, तो अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे जिसका नाम होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में आप सबसे पहली चीज क्या रिकॉर्ड करते हैं? सर, ओपनिंग इन्वेंट्री। तो आगे देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है ट्रायल बैलेंस के अंदर? तो तुम्हारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री दिया हुआ है 17970 का। तो ये 17970 को तुम क्या करो? ओपनिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर लो अपने पास। तो यहां पे आओ और ओपनिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर लो 17970 का। इसके बाद क्या रिकॉर्ड करेंगे? सर, फिर परचेज रिकॉर्ड करेंगे। परचेज कितने की है? 172,400 की। तो 172,400 की परचेज रिकॉर्ड करेंगे आप। और फिर उसके बाद अगर आप नोटिस करें सवाल में, तो परचेज रिटर्न्स भी हैं 8,800 की। तो परचेज रिटर्न्स को आप क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो परचेज रिटर्न्स आपके पास 8,800 की है, वो जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे और फिर इन सबको आपस में ऐड और लेस करोगे, यानी कि दिस प्लस दिस माइनस दिस इज इक्वल टू गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको पता लग जाएगा आपके पास गुड्स कितनी अवेलेबल है बिकने के लिए। क्लियर हो गई बात? उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना होता है? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना होता है। तो अब अगर आप आके देखें सवाल में कि आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी थी? 15600 की थी। तो 15600 की क्लोजिंग इन्वेंट्री आप क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे यहां पे लाके लेस 15600 की, और आपके पास जैसे ही गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस होगी। ये तुम्हारे पास सामान था अवेलेबल बिकने के लिए, इतना सामान बच गया। तो कितना सामान बिक गया होगा उसी को कहा जाता है कॉस्ट ऑफ सेल। जो सामान तुमने बेच दिया है उसकी कॉस्ट क्या थी? तो जो सामान तुमने बेच दिया उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ जाएगी? 165,970। और इसके अंदर आप जो ऊपर सेल्स गिवन है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपके पास पता लग जाएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है। तो ग्रॉस प्रॉफिट पता लग जाएगा। क्लियर हो गई बात? यहां तक कोई मसला, कोई इशू? ये कोई ऐसी कोई खास बात नहीं थी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम लिखेंगे इनकम्स। मुझे दो इनकम्स नजर आई थी सवाल के अंदर, मैं आपको दिखाता हूं दो इनकम्स कौन सी थी। पहली इनकम मुझे नजर आई थी गेन ऑन डिस्पोजल 500 का। ठीक है, ये एसेट को बेच के फायदा हुआ था 500 का, सो दिस इज गेन ऑन डिस्पोजल। एंड दूसरी इनकम मुझे नजर आई थी कमीशन रिसीव। तो ये दो इनकम्स मुझे नजर आई थी। तो इन दोनों इनकम्स को मैं क्या करता हूं? अब ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे ऐड कर देता हूं। तो मैं अगली हेडिंग लिखूंगा ऐड अदर इनकम्स, और सबसे पहले गेन ऑन डिस्पोजल रिकॉर्ड करेंगे 500 का। और उसके बाद फिर अगली चीज हमारे पास क्या थी? कमीशन रिसीवेबल था, तो कमीशन रिसीवेबल को रिकॉर्ड करेंगे 11,400 का। इन दोनों को आपस में पहले आप ऐड कर लें, तो इनकी जो भी वैल्यू आपके पास आएगी जो कि 11,900 आएगी, उसको ग्रॉस प्रॉफिट में ऐड करके एक आंसर निकाल लीजिए, और वो जो आपके पास आंसर आएगा वो 201,230 आ जाएगा। आई होप कि यहां तक जो सारी बात है ये आप लोग आराम से अब कर सकेंगे, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। ये सब कुछ आपके पास साथ साथ कॉपी होना चाहिए, मेरे साथ साथ ही कॉपी कीजिएगा। इसके अंदर टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। ये बिल्कुल वही तरीके से सवाल करवा रहा हूं जैसे पिछला सवाल करवाया था, और अगले भी जितने सवाल करवाऊंगा हम वो इसी तरीके से कर रहे होंगे, जिसमें आपको एक 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 एडजस्टमेंट बिल्कुल क्लियर तरीके से नजर आ रही होगी। अच्छा जी, वंस हम लोगों ने ये वाला काम कर लिया, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे। अब जो हमारे एक्सपेंसेस हैं, वो एक्सपेंसेस हमारे पास कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप आ जाएं तो यहाँ से आप लोग देखना शुरू करें। भाई, हमारे पास जो एक्सपेंसेस गिवन है लाइन से देखते हैं, तो ऊपर से नीचे तक पहला जो हमें एक्सपेंस नजर आ रहा है वो आ रहा है डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो डायरेक्ट रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे आए और अगला एक्सपेंस लिखें डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 16,300 का। उसके बाद आप अगला एक्सपेंस देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस के नीचे आपको इंश्योरेंस एक्सपेंस दिया हुआ है कितने का? 5,900 का। इससे रिलेटेड भी कोई अक्रूड या प्रीपेड नहीं था, तो इसको भी आप डायरेक्टली 5,900 का इंश्योरेंस रिकॉर्ड कर देंगे। फिर उसके बाद आप उसके नीचे आ जाइए, तो आपको अगला एक्सपेंस दिया हुआ है हीट एंड लाइट 7,850 का। हीट एंड लाइट से रिलेटेड भी कोई अक्रूड या प्रीपेड नहीं है, तो आप सीधा सीधा इसको उठाएंगे और यहां पे लाके स्ट्रेट अवे लिख देंगे 7,850। 7,850 के बाद अगला एक्सपेंस जो है आपके पास वो कौन सा है?
अच्छा जी, हम लोग क्या-क्या कर चुके हैं, हमने रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है? रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, परचेज़ रिकॉर्ड, इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स, ओपनिंग इन्वेंटरी, दिस। अब हम आ गए हैं वेजेस एंड सैलरीज़ पे। वेजेस एंड सैलरीज़ के साथ चक्कर क्या था? वेजेस एंड सैलरीज़ 69,500 की थी, जिसमें से 15,000 का क्या था? 15,000 का ड्राइंग्स था, तो हमने इसमें से क्या करना है? 15,000 माइनस करना है। तो यहाँ पे जब हम वेजेस एंड सैलरीज़ लिखेंगे, तो उसमें से 15,000 क्या कर देंगे? माइनस करके जो रिमेनिंग वैल्यू होगी 54,500 की, वो रिकॉर्ड करेंगे। फिर उसके बाद आप आगे आ जाएँ, वेजेस एंड सैलरीज़ के बाद आपको अगला जो एक्सपेंस यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो कौन-सा आ रहा है? आपको मार्केटिंग एक्सपेंस नज़र आ रहा है। मार्केटिंग एक्सपेंस में हमें पता है कि 31,000 में से 6750 क्या था? प्रीपेड एक्सपेंस था। देखो करंट एसेट में लिखा ना हमने, क्या था ये? प्रीपेड एक्सपेंस था। तो इनकम स्टेटमेंट में 31,000 में से 6750 माइनस करने के बाद हम रिकॉर्ड कर देंगे। तो ये इतना रिकॉर्ड हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? फिर उसके बाद आप इससे आगे जब बढ़ेंगे, तो अगला जो आपके पास एक्सपेंस है, वो जर्नल एक्सपेंस है। जर्नल एक्सपेंस सीधा-सीधा दिया हुआ है 9200 का, कोई अक्रूड प्रीपेड नहीं है, तो आप भी उठाएँ और स्ट्रेट अवे 9200 लिख दें। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ें, तो अगला एक्सपेंस जो है आपके पास और कौन-सा नज़र आ रहा है यहाँ पे? हमें और कोई नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक फिर हमारा बेड डेड हुआ था। कितने का? वो 3000 का हुआ था। तो अगला आप यहाँ पे बेड डेड रिकॉर्ड कर दें। क्लियर हो गई बात? बेड डेट रिकॉर्ड करने के बाद अब आप लोगों ने देखना है और क्या चीज़ रिकॉर्ड करेंगे। जब आपने बेड डेट रिकॉर्ड कर लिया है, तो अब आप ये देख लो कि इंक्रीज़ या डिक्रीज़ इन पीबीडी हुआ था। तो आपके पास जो पीबीडी था वो इंक्रीज़ हो रहा था, और वो कितने से हो रहा था? 700 से। तो वो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक्सपेंसेस में। तो हम लिखेंगे इंक्रीज़ इन पीबीडी, जिसकी हम पीछे वर्किंग कर चुके हैं। वो ये रही है हमारी वर्किंग, और इसका जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा था? 700 आ रहा था, वो रिकॉर्ड कर देंगे। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लें। तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के लिए बिल्डिंग पे आपने कितना डेप्रिसिएशन लगाया? 2000। तो बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन पहले रिकॉर्ड कर लें, 2000 की। फिर उसके बाद आपने अगला डेप्रिसिएशन किस पे लगाया था? फिक्सेस एंड फिटिंग्स पे, तो उसकी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लें। कितनी आई थी? 4500 की। फिर उसके बाद आपने उसके अगला डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था कंप्यूटर इक्विपमेंट की, और कंप्यूटर इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन 11000 आई थी। तो वो 11000 की कंप्यूटर इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लें। एंड उसके बाद फिर एक एक्सपेंस और रह जाता है, जो मुझे याद पड़ता है, लेकिन हो सकता है कि आप लोग भूल गए हो। लेकिन मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि आपने अगर बैंक से लोन लिया है, अगर आपने बैंक से लोन लिया है, तो उस लोन का जो इंटरेस्ट है, वो भी इस साल इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड होगा। और वो कितना रिकॉर्ड होगा? 8000 का। तो बैंक लोन इंटरेस्ट एक और एक्सपेंस आप अपने पास रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर हो गई बात? अब अगर आप नोटिस करें, तो आप सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर चुके, इनकम्स भी और एक्सपेंसेस भी। ठीक है, देख लो सारे। एंड देन अब आप लोगों ने क्या करना है? सारे एक्सपेंसेस का टोटल निकाल लेना है, और उसको जो आपके पास ऊपर आंसर आया हुआ था, ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर एडिंग इनकम, उसमें से सबट्रैक्ट कर देंगे। तो इन दोनों को जब आप आपस में माइनस करेंगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा उसको हम नेट प्रॉफिट का नाम दे देंगे, और वो नेट प्रॉफिट आपका कितने का आ जाएगा? 5040 का आ जाएगा। दिस इज योर कंप्लीट इनकम स्टेटमेंट है। ठीक है? अच्छा, अब हम क्या करते हैं? अब हम लोग बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बैलेंस शीट अगेन वही बनेगी जैसे आप बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कॉस्ट, डेप्रिसिएशन टू डेट का कॉलम, और उसके बाद फिर नेट बुक वैल्यू का कॉलम। अब आप लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले आप रिकॉर्ड करेंगे अपने नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स देखें हैं कौन-कौन? सबसे पहला नॉन करंट एसेट है जो है आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग को अपने पास रिकॉर्ड कर लें। अब लैंड एंड बिल्डिंग की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 150,000 है। तो आप कितनी रिकॉर्ड कर लें कॉस्ट? 150,000। अब यहाँ पे आपने सेकंड स्टेप के अंदर रिकॉर्ड करना है उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हम कितना कैलकुलेट कर चुके थे? लैंड एंड बिल्डिंग का 22,000। पहले से कितना था? 20,000। इस साल मजीद कितना डेप्रिशिएट हुआ? ऐसे 2,000 का। तो टोटल अब तक डेप्रिशिएट कितना हो चुका है? 22,000 का। तो टोटल डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में शो करेंगे, और दिस माइनस दिस इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू। आपके पास नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। बच्चों वाला काम होता है ये रिकॉर्ड करना। क्लियर? फिर उसके बाद अगला एसेट आपके पास फिक्चर एंड फिटिंग्स है, तो फिक्चर फिटिंग्स को रिकॉर्ड करें। अब फिक्चर फिटिंग्स की कॉस्ट कितनी है? सर 30,000। तो बेटा कॉस्ट रिकॉर्ड कर लें 30,000 की। फिर फिक्चर फिटिंग का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना है? सर 13,500 शुरू में था, इस साल आपने मजीद 4500 से एसेट डेप्रिशिएट करा, तो टोटल जो डेप्रिसिएशन आ गई वो 18,000 की आ गई। तो यहाँ पे कितना रिकॉर्ड कर लें? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 18,000। देन दिस माइनस दिस इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू। योर नेट बुक वैल्यू इज 12,000। क्लियर? फिर उसके बाद आप आगे आ जाएं, तो अगला आपके पास नॉन करंट एसेट कौन सा है? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर रिकॉर्ड करें। अब कंप्यूटर की कॉस्ट कितनी रिकॉर्ड करेंगे? ये मजे का सवाल है। सर साल के शुरू में तो 70,000 थी, लेकिन 8,000 रुपए का और कंप्यूटर खरीदा गया है, तो कॉस्ट ऑफ 78,000 रिकॉर्ड होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 78,000 रिकॉर्ड होगी। फिर इसमें से आप क्या करें? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितना हो चुका है? सर साल के शुरू में 34 था, इस साल 11,000 की डेप्रिसिएशन आपने और चार्ज करी, तो टोटल अब 45,000 की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बन जाएगी। तो 45,000 यहाँ रिकॉर्ड कर दें। दिस माइनस दिस इज इक्वल टू नेट बुक वैल्यू, 33,000 की नेट बुक वैल्यू आ जाएगी।
ये आपके तीनों सारे कंप्यूटर को मिला के तीनों नॉन करंट एसेट आ गए, तो अब आप टोटल नॉन करंट एसेट्स निकाल लें तीनों को ऐड करके, वो कितने आ जाएंगे 173,000 के। फिर अब आप क्या करेंगे, अगली हेडिंग लिखेंगे करंट एसेट्स की। अब करंट एसेट्स जैसे ही आप लिखेंगे तो सबसे पहले आपको चाहिए क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन थी कितने की, 15,600 की, तो हम सबसे पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे अपने पास 15,600 की। अगली चीज हम अपने पास रिकॉर्ड करेंगे ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स को अगर आप देखें ना गौर से, तो ट्रेड रिसीवेबल्स 45 के थे, लेकिन जिसमें से इस साल कितने के बैडेड हो गए, 3,000 के। तो बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल्स जाने कितने के चाहिए, 42,000 के। तो आप ट्रेड रिसीवेबल्स रिकॉर्ड करेंगे 42,000 के। यहां चाहें तो वर्किंग शो कर सकते हैं 45,000 माइनस 3,000 करके, ऐसे भी आप शो कर सकते हैं, तो आपको नजर आ जाएगा कि ये 42,000 बनता है। ठीक है। अच्छा भाई, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें से प्रोविजन लेस करना है। अब इस साल का प्रोविजन कितना आया था सर, परसेंटेज लगा के आंसर आया था 2100, तो 2100 माइनस कर लें। तो यहां लिखे लेस प्रोविजन फॉर डॉफर्ड डेट, 2100 माइनस कर लें, और दिस माइनस दिस नेट ट्रेड रिसीवेबल्स आपके पास आ जाएंगे, और वो कितने आ रहे हैं 39,900। फिर आप क्या लिखेंगे, अब आप लिखेंगे अदर रिसीवेबल्स। अच्छा, अदर रिसीवेबल्स जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास सवाल के अंदर, अगर कोई आपका प्रीपेड एक्सपेंस है तो वो रिकॉर्ड करेंगे, और इस सवाल के अंदर सिर्फ एक ही प्रीपेड एक्सपेंस था, और आपको अगर याद हो तो वो ये रहा। इसके अलावा पूरे सवाल के अंदर और कोई प्रीपेड एक्सपेंस नहीं था। यहां पे उसने एक ही बात बोली थी, मार्केटिंग एक्सपेंस फॉर प्रीपेड, एक ही प्रीपेड था, तो इस एक ही प्रीपेड को यहां पे लाके लिख देंगे अदर रिसीवेबल्स के नाम से 6750 का। फिर उसके बाद आप ये देखेंगे कि आपका जो बैंक वगैरह है या कैश है वो कितना है, वो रिकॉर्ड करेंगे। तो आपका बैंक जो है वो 9430 का हो चुका था, तो वो आप अपने पास यहाँ पे लाके रिकॉर्ड कर लें 9430 का। ठीक है। और उसके बाद आपकी करंट एसेट सारे हो गए, टोटल निकाल के टोटल करंट एसेट्स निकाल लेंगे। ये बच्चों वाला काम आ गया आपके पास। अब करंट एसेट और नॉन करंट एसेट दोनों को जब आपस में ऐड कर लोगे तो तुम्हारे पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, टोटल एसेट्स आ जाएंगे। तो अब तुम टोटल एसेट्स निकाल लो, दोनों को ऐड कर लो आपस में, तो तुम्हारे पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे, और वो आ रहे हैं 244,680 के। ये आपकी हाफ पार्ट ऑफ बैलेंस शीट कंप्लीट हो गई, बन गई। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट कंटिन्यू करनी है अपनी बैलेंस शीट को, और वो जो आप लोग अब कंटिन्यू करेंगे उसके अंदर आप लोग टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी का सेक्शन बनाएंगे। तो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी का सेक्शन बना लेते हैं। हेडिंग लिखेंगे आप लोग सबसे पहले टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी। इसमें सबसे पहले लिखा जाता है ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल अगर आपको मैंने बताया हो तो वो ट्रायल बैलेंस के अंदर हमेशा गिवन होता है, और वो कितने का है 80,000 का है। तो 80,000 का ओपनिंग कैपिटल लिख देंगे। फिर इसके बाद लिखा जाता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारी इनकम स्टेटमेंट से हमारे पास आ चुका था, और वो कितना आया था 54,030 का। तो यहां पे हम लाके नेट प्रॉफिट लिख देंगे 54,030 का। और इसमें से फिर हम लेस कर देते हैं ड्राइंग्स। अब याद रखिएगा ड्राइंग्स के अंदर 20,000 की पहले से थी, और 15,000 की आपने वेज एंड सैलरी में रिकॉर्ड करी हुई थी, वो भी नीचे ले आओगे, तो ये 35,000 की आपकी ड्राइंग्स बन जाएंगी। आप यहां पे लाके 35,000 की ड्राइंग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। ये क्लोजिंग कैपिटल जैसे ही आएगा, इसके अंदर आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज ऐड करोगे। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का मतलब कोई बैंक लोन शैंक लोन आपने लिया हुआ है, तो वो आपने बैंक लोन लिया हुआ था, और जो आपके पास बैंक लोन था वो 1 लाख रुपए का था, याद है ना। ये देखो कितने का बैंक लोन लिया हुआ था, सॉरी ये रहा, लाख रुपए का। और अब आपको पता है ये आपका ओनर का अपना पैसा है, ये ओनर ने उधार पे पैसा उठाया हुआ है। इन दोनों को जब मैं आपस में ऐड करूंगा तो मेरे पास कैपिटल इंप्लॉयड आ जाएगा। तो जो मेरा कैपिटल इंप्लॉयड आ रहा है वो कितना आ रहा है 199,030 का। अब लास्ट स्टेप क्या है, मैं अपने करंट लायबिलिटीज रिकॉर्ड करूंगा। करंट लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहले मैं हेडिंग लिख लेता हूं करंट लायबिलिटीज की, और उसके बाद मैं सबसे पहले लिखता हूं उसके अंदर ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स जो मेरे पास है वो सवाल के अंदर डायरेक्टली गिवन है मेरा बच्चा, अगर तुम लोग नोटिस करो यहाँ पे, तो वो 37650 के, तो मैं यहाँ पे लाके 37650 के ट्रेड पेबल्स लिख दूंगा। फिर मैं अगली चीज लिखूंगा अदर पेबल्स। अब अदर पेबल्स में क्या क्या रिकॉर्ड होता है, या तो अक्रूड एक्सपेंसेस या फिर प्रीपेड इनकम। सवाल में कोई प्रीपेड इनकम नहीं थी, अक्रूड एक्सपेंस था। हाँ सर, हमें याद पड़ता है अक्रूड एक्सपेंस था, जो कि उसने बोला हुआ था, कहाँ बोला हुआ था। ओके। तो एक ही अक्रूड एक्सपेंस मुझे नजर आ रहा है, और वो कौन सा है, बैंक लोन का इंटरेस्ट जो आपने पे नहीं किया हुआ था, तो उसको आप कहाँ रिकॉर्ड कर देंगे अपनी बैलेंस शीट में, करंट लायबिलिटीज में रिकॉर्ड कर देंगे। तो एक ही था, मुझे लगा दो होंगे लेकिन फिर भी एक ही था। एंड दैट सेट, ये आपकी सारी बातें क्लियर हो गई। अब आप इन दोनों को आपस में ऐड करके और कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर ले जाके बाद में ऐड कर दें इसको। अब इन दोनों को आपस में ऐड करें, और आपके पास टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज आ जाएंगी। और वो आपके पास जो टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज आ रही है वो कितनी आ रही है 244,680 की। ये इतना बेसिक इतना सिंपल काम होता है, अगर तुम एडजस्टमेंट में अच्छे हो। तो मैं पता है ना, मैं जब क्वेश्चन करा रहा होता हूं तो मैं सबसे ज्यादा मेहनत किस पेज पे करता हूं,
एडजस्टमेंट में, बिकॉज दिस इज द कोर। अगर तुमने ये कर लिया तो वहां से उठा के तो यहाँ सारी चीजें तुमने सिर्फ कॉपी पेस्ट मारनी है, यहां आके तुमने कुछ नया थोड़ी करना है, सारा काम तो एडजस्ट कर चुके तुम पीछे। बात समझ आई? तो याद रखिएगा कि ये वाला भी जो हमारा क्वेश्चन था एक लेंदी क्वेश्चन था, और वो भी हम फुल फ्लैश कर चुके थे। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो यहाँ से हमने सवाल स्टार्ट किया था, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 39 इन योर बुक्स फ्रैंको के नाम से। ये आपने इनकम स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करी, पहला पेज, कंटिन्यूशन हुई इनकम स्टेटमेंट की, दूसरा पेज, बैलेंस शीट बनाना शुरू करी, बैलेंस शीट का पहला पेज, और फिर उसके बाद आपने बैलेंस शीट का आखिरी का पार्ट बनाया, इक्विटी एंड लायबिलिटी का सेक्शन, दूसरा पेज। क्लियर? तो आई होप कि ये वाला सवाल भी आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, सारी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होंगी, और इसके अंदर अब आप लोगों को कोई इशू नहीं होना चाहिए। लेकिन अगेन, जब तक मेरा कराया हुआ सवाल खुद बैठ के घर पे खुद से अटेम्प्ट नहीं करोगे, मुझसे शिकायत मत करना कि हमें नहीं समझ आया। क्योंकि जब तक तुम खुद अटेम्प्ट नहीं करोगे मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता। मैं पेन पकड़ के इतना एक एक लफ्ज लिख के दिखाता हूं कि बेटा आप जितनी वर्किंग करोगे वो इतनी वर्किंग करोगे मिनिमम, जितनी मैं आपको करके दिखा रहा हूं। क्योंकि ये वर्किंग, ये एक एक लफ्जों में लिखता हूं, ये आपने लिखना है एक्चुअल में, तो ये आपका काम होना चाहिए। मैं तो आपको एक दफा ट्रेन कर रहा हूं, मैं तो आपका माइंड ट्रेन कर रहा हूं। डन? तो ये जो क्वेश्चन था वो आप लोगों ने एक दफा खुद से भी अटेम्प्ट करना है, और ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिससे आपके मजीद कॉन्सेप्ट और भी खुलेंगे। ठीक है? और दैट्स इट, आज की क्लास में यहाँ तक रखेंगे, और फिर अगली क्लास में एक और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।